तो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कोई दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी और ये वाला टॉपिक वो उन दो से बिल्कुल अलग है, पर ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक में टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें टॉर्क कैसे आएगी, तो आइए देखते हैं। अब टॉर्क समझाने के लिए इस टॉपिक में मान लीजिए एक पॉजिटिव एंड और ये है एक नेगेटिव एंड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और मान लीजिए एक डाइपोल है, ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये वाला इसका नेगेटिव एंड है। तो अगर ये पॉजिटिव एंड रोटेट होकर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये डाइपोल को हम इसमें छोड़ देंगे, तो ये वैसे तो कैसा मोशन शो करेगा? रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये घूमता घूमता, और ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये घूमते घूमते एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पर ये पॉजिटिव इसे पुश करने लग जाएगा, तो ये वापस घूमना शुरू कर देगा। और ये नेगेटिव को ये नेगेटिव पुश करेगा, तो ये वापस घूमते घूमते फिर इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश करेगा और ये नेगेटिव नेगेटिव को, तो ऐसे रोटेट करते रहेंगे और ये रोटेशनल मोशन शो करेंगे। तो ये समझने की बात थी। अब डायग्रामेटिकली भी क्लियर कर लेते हैं इसे कैसे। तो मान लीजिए ये जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इसके बीच में हमने छोड़ दिया एक डाइपोल, ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव एंड। ये स्टैंडर्ड डाइपोल मैंने आपको बनाना समझाया था। दूरी इसकी 2a लेंगे हमेशा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइपोल है, हर कोई इसी को डाइपोल मानता है। अब मान लीजिए अगर हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पॉइंट को अगर हम A मानेंगे, इसको B और इसको C, तो होगा क्या? अब समझते हैं। तो ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ट्रैवल करती है, ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था। तो फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फिर और इसको नेम दे देते हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, ये तो हमें पता ही है। तो ये है Q और ये भी है Q। तो अब इधर इस पर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अब इस पर भी एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, इसका नाम दे दिया F1। अब ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये हमारा डाइपोल मोमेंट हम इसमें निकाल लेंगे कि टॉर्क और डाइपोल मोमेंट में रिलेशन क्या है। ये हमारी हेडिंग है। तो देखते हैं कैसे। तो अगर हम देखें कि फोर्स ऑन -q चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स 1 इसको नाम दे दें, तो ये कितना होगा? QE। और अगर फोर्स ऑन प्लस Q देखें ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको नाम दे दें F2, वो कितना होगा? QE। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने पहले ही उन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माना है, तो इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। पर हम क्या देख रहे हैं कि जो F1 है वो F2 के इक्वल है, पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ये बात लिख लेते हैं एक बारी। बट F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास नेट फोर्स, दिस इंप्लाइज नेट फोर्स इज 0। पर एक और चीज़, ये फोर्स तो इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर, तो लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर जो F1 और F2 बेशक इक्वल हैं और अपोजिट भी है, तो फोर्स नहीं होगा, पर यहाँ पर एक नई टर्म आ जाएगी, टॉर्क पैदा हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कैसे। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है कि जो फोर्स है F1 और F2 वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं, जैसे मैं दिखाया था ऊपर भी।
तो क्या होगा कि एक कपल बनाएंगे, और कपल हमने पढ़ा था +1 क्लास में भी। तो जो कपल है वो टॉर्क को यहाँ पर प्ले में लाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जो बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, जो मैं पहले भी हमने पढ़ा था। तो फोर्स कितना है? QE। ये ऊपर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा। कैसे? तभी मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल माना था। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हाइपोटेन्यूज को इधर ले जाएंगे इस साइड, तो क्या होगा? ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 2a sin थीटा। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो टॉर्क कितना हो गया? Q2a इंटू E sin थीटा। ये थोड़ा सा रोटेट किया है, ये चीज़ यहाँ लिख दी और ये चीज़ बाहर। तो क्या होगा? ये टॉर्क क्या होगा? PE sin थीटा। यानी कि टॉर्क का भी हमने टाउ का रिलेशन निकाल दिया। किससे? P और E से। P है डाइपोल मोमेंट और E है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको हम काफ़ी जगह पूछ भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल P और E के बीच का कितना होना चाहिए? 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्लास +1 का टॉपिक है, वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें P और E के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, थीटा 0। तो टॉर्क भी कितना होगा? 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब ये होगा, क्योंकि अगर थीटा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो P और E के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो थीटा 0, टॉर्क भी 0। थीटा 180, तो टॉर्क होगा 0। तो फिर भी ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। और अब क्या है? मैक्सिमम टॉर्क। तो 4 मैक्सिमम टॉर्क। तो एंगल P और E के बीच का कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो टॉर्क होगा मैक्सिमम। तो अब टॉर्क क्या है? PE sin थीटा, यानी कि P क्रॉस E। ये भी 11th में हमने पढ़ा था कि अगर sin थीटा हो तो क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर cos थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट। तो इससे बात क्या निकलती है? ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें टू पेयर्स ऑफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे? जो टॉर्क है और डाइपोल मोमेंट P है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो टॉर्क है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 2 पेयर हैं वेक्टर के जो आपस में परपेंडिकुलर हैं।